मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार। सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो 11th क्लास का चैप्टर है भूगोल का, इसके तहत आज हम लोग प्रथम अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रथम अध्याय हमारा है भूगोल एक विषय के रूप में, कि भूगोल जो है वह एक विषय के रूप में हम लोग क्यों मानते हैं, क्या है भूगोल, इस सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वह एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए, इससे जुड़े सारे तथ्यों को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक भूगोल की आपके सामने खुली हुई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा भूगोल का बुक है, इसका पहला अध्याय आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में। तो आइए हम लोग इससे जुड़े सारे तथ्यों को देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में सम्मिलित किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन इस एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ा जाता है, ताकि अगर कोई भी सवाल कहीं से भी पूछे जाए तो हम लोगों को छोड़ना नहीं है। देखिए, क्या बताता है कि आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की एक घटक के रूप में किया है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने किया भी है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित भी हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बताया गया कि आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम में थोड़ा सा शामिल किया गया था भूगोल। लेकिन अब हम लोग 11th क्लास में पहुंच चुके हैं और इस 11th क्लास में हम लोगों को भूगोल जो है वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में दिया जा रहा है, एक अपना विषय अलग से दिया जा रहा है, ताकि इसका जो भौतिक वातावरण है, मानव के साथ इसकी क्रियाएं हैं, इसका सहसंबंध है, सारी चीज़ों की जानकारी जो है वह इस बुक से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, इस चैप्टर से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ एक आप प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं हमें कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है भूगोल पढ़ने की, तो हम लोग बता सकते हैं कि हम धरातल पे रहते हैं। हम जिस धरातल पे रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। यानी जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारा जीवन जो है वह अनेक कारणों से प्रभावित होता है। और कौन कौन से कारण हैं? हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अपनी जिंदगी को जीने के लिए हम आसपास के जो संसाधन हैं उसका भी उपयोग करते हैं। आदिम समाज जो है वह अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन, यानी जो भी प्राकृतिक से उन्हें प्राप्त होता था संसाधन, जैसे पशुओं एवं खाद्य पदार्थों पर, खाद्य जो पौधे थे उस पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी का विकास किया, प्राकृतिक संसाधनों अथवा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। अगर हम लोग आदिम समाज की बात करते हैं तो डायरेक्टली जो है उस समय पशुओं को मार करके खाया जाता था। डायरेक्टली हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हमारे पास तकनीकी का विकास हुआ, हमारे पास नई नई तकनीकें आई, तो हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करते हुए हम लोगों ने नए नए आहार का उत्पादन जो है वह प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। शुरू में अगर आप लोग देखते होंगे तो उस समय कपड़े जो थे वह पहनने के लिए नहीं थे, वह पत्तों को पहना करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास संसाधनों का विकास जो है होते गया, हम लोगों ने सारी चीज़ों का उपयोग जो है वह करना सीख लिया। तो भोजन की आदत और वस्त्र को भी हम लोगों ने मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया कि ठंडे में हमें किस चीज़ पहनना है, गर्मी में क्या पहनना है, सर्दी में क्या पहनना है, सारी चीज़ों को। ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। यानी बताया जा रहा है कि सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो
सारे तकनीकी विकास हो गया, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, उसका परिष्करण हो गया, सामाजिक संगठन हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, ये सब जो है वो विभिन्नता आज भी जारी है। आज भी विभिन्नताएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाली सभी सत्यों पर विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि ये जो हम देख पा रहे हैं आज विभिन्नता, ये क्यों है, इस धरती पे आखिर विभिन्नताएं क्यों है। ये सब सारी चीज़ों को जानने के लिए अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आप भूगोल के छात्र हैं, तो आपको उत्सुक रहना होगा। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से भिन्न कैसे है, एक दूसरे से अलग कैसे है। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के, पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कि अलग अलग जगहों पर जलवायु जो है वह अलग अलग होते हैं, लोग जो है अलग अलग होते हैं। फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे, सबको ही रखते होंगे। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारा जो बढ़ रहा है उसके साथ हम लोग जो है वह ढलने का भी प्रयास करते हैं। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले दोस्तों कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर बताया जाए कि भूगोल जो है वह क्या है, तो भूगोल हमें क्या करता है, विविधता समझने, क्या समझने, विविधता समझने। विविधता मतलब एक दूसरे से चीज जो है वह कैसे अलग है, एक दूसरे से लोग कैसे अलग हैं, समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले, यानी समय जो है, स्थान जो है वह किस प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न कर रही है, इस सारे कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे इससे आप में मानचित्र में परिवर्तन, ग्लोब को समझने, धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। क्या क्या हो सकता है, तो हम मानचित्र को कैसे समझ सकते हैं, इस ग्लोब में ये जो परिवर्तित ग्लोब दिया हुआ है उसको कैसे समझेंगे, धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता कैसे विकसित हो, ये सारी चीजें जो है वो हमें एक भूगोल से प्राप्त होता है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको GIS हम लोग बोलते हैं, और संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। ये सारी चीज हम लोगों ने देखा कि भूगोल जो है वह किस प्रकार से हमें सुसमृद्ध बनाता है। तो अगर कोई पूछे कि भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो हमें अगल बगल की विविधताओं को समझने के लिए, हमें अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए, उसके साथ सहसंबंध स्थापित करने के लिए, जिस प्रकार से दुनिया का विकास हो रहा है उस प्रकार से हम लोग जो है उसके साथ कैसे संबंध स्थापित करें, ये सारी चीज़ें जो है वह एक भूगोल के कारण ही हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए भूगोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। चलिए, अब आप अगला प्रश्न यह पूछना चाहते होंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल आखिर है क्या। अभी हम लोगों ने जाना कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो भूगोल पढ़ना क्यों चाहिए इसका जवाब हम लोगों को मिल गया, ताकि हम जो है वह प्रकृति के साथ सहसंबंध स्थापित कर सकें, उसके साथ जीवन यापन कर सकें, रह सकें, उसकी सारी चीज़ों को उपयोग में ला सकें। इसके लिए भूगोल पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भूगोल आखिर है क्या चीज़, भूगोल आखिर है क्या चीज़, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है और ये है हमारा आवास। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े जीवों का भी आवास है। सिर्फ पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं रहता, बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे जीव रहते हैं। हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों जीव जो है वह इस धरती पर रहते हैं। और सारे प्राणियों जो है, छोटे बड़े प्राणी, एक छोटा कीड़ा से लेकर के एक बहुत बड़ी व्हेल मछली तक की जो है वह इस धरती पे ही पाई जाती है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, सबको पता है कि पृथ्वी की सतह जो है वह एक रूप नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नताएं हैं, जैसे यहाँ पर्वत भी पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ भी है, घाटियाँ हैं, मैदान है, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र, सारी चीज जो है वह इसी धरती पे मिलते हैं। ये जो सतह है इसी पे पाए जाते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम लोग सामाजिक देखें, सामाजिक जो हमारा यहाँ का रहन सहन है सामाजिक, यह इसमें भी विभिन्नता पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा सांस्कृतिक रहन सहन है, जो हमारा सांस्कृतिक मेल जोल है, ये सब सारी चीज़ जो है वह एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम लोग संस्कृति की बात करें तो एक हमारा जो संस्कृति है वह दूसरे राज्यों से हो सकता है कि भिन्न हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है
वह भी विभिन्नताएं, उसमें भी विभिन्नताएं हैं। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतन बाजार और मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। और ये सब सारा चीज जो हम लोग सांस्कृतिक तत्व देख रहे हैं, सामाजिक तत्व देख रहे हैं, ये सब कुल मिला करके ग्रामों में बसते हैं, नगरों में बसते हैं, सड़कों में, रेलों में, पतनों में। पतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो बंदरगाह होते हैं उसी को पतन बोला जाता है, जहाँ पे जहाजें ला करके रुकती है। बाजार हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वह हमें यह बताती है कि हम सामाजिक रूप से किस प्रकार से भिन्न हैं और सांस्कृतिक रूप से भी किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों में संचित किया। देखिए क्या बता रहा है कि अगर हम लोग भौतिक पर्यावरण की बात करें तो भौतिक पर्यावरण जो है वह हमें एक मंच प्रस्तुत करता है, एक मंच देता है जिस पर मानव समाज जो है वह अपनी सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा, यानी मानव जो है वह किस प्रकार से सृजन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, उसका ड्रामा जो है वह अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। यानी जो उसको दिखाने का प्रयास किया, किसके द्वारा? तो तकनीकी विकास करके दिखाने का प्रयास किया कि मैंने जो है वह इस चीज को खोज लिया ताकि ये चीज अब हमारे लिए आसान हो जाए। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन है या फिर संपूर्ण वर्णन है। पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी सारे तथ्यों को, यहाँ का सामाजिक, यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का भौगोलिक, यहाँ का भौतिक, ये सब सारी चीज जो है वह इस भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करते हैं। और साफ शब्दों में अगर सीधा सा बोलें, एक लाइन में बोला जाए तो बोल सकते हैं हम लोग कि भूगोल जो है वह पृथ्वी का वर्णन है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वह किसने किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द जो है उसका प्रयोग किसने किया था। तो इरेटोस्थनीज नाम के एक ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक भूगोलवेता थे, उन्होंने ही सबसे प्रथम में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों भूगोल जो है वह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस, जिसका अर्थ होता है वर्णन। यानी अगर हम लोग दोनों को मिला दें, जियो प्लस ग्राफोस से ही ग्राफिस बना है, ठीक है। दोनों का अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक साथ रखते हैं तो इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी का वर्णन। किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन, क्योंकि जियो का मतलब पृथ्वी हम लोग देखें और ग्राफोस का मतलब वर्णन देखें, तो जियोग्राफिस इसका मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे हमारे लिए जीवन जो है वह बहुत ही अच्छे से हम लोग रह पाते हैं, जीवन संभव है, तो वह है पृथ्वी। और इस दृष्टि से विद्वान जो है, इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन बोलते हैं। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया गया। हम लोगों ने देखा कि पूरे जो हमारी पृथ्वी है उसका वर्णन हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, भूगोल है, ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वान आए, उन विद्वानों ने किया कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, यानी मानव ही एक ऐसा जाति है जो क्या कर सकता है, तो पृथ्वी पर कुशल मंगल रूप से रह सकता है, अच्छे से रह सकता है। पृथ्वी के अलावे कोई ऐसा दूसरा ग्रह नहीं है जहां पे मानव जो है वह रह सकता है। तो मानव का निवास स्थान हमारा पृथ्वी हो गया और इसके रूप में हम लोग पृथ्वी का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भूगोल जो है वो पृथ्वी का वर्णन ही है। तो इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है इसको। आप इस तत्व से परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारी आवश्यकताएं जो है वह बहुत सारी है और पृथ्वी भी जो है वो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हर संभव हमारी मदद करती है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान
जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान जो है वह सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद नृविज्ञान है इत्यादि, ये सब जो है वह धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये सब सारी जो है वह किस में समायोजित है, तो भूगोल के अंतर्गत सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वह किया जाता है और सारे को सामाजिक विज्ञान के रूप में हम लोग शामिल करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से उपविषय तथा विधि तंत्र से भिन्न है। भूगोल जो है वह अन्य विषयों से, विज्ञान से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है कि उसका विषय वस्तु अलग चीज पढ़ना है, उसमें इसमें काम अलग करना है हम लोगों को, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध भी है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार जो है वह प्राप्त कर इसका संश्लेषण करता है। सारी चीज़ें में सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें पढ़ने अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन सारा सब्जेक्ट जो है वह एक दूसरे से तालमेल जो है वह मिला करके रखता है, एक दूसरे से हमेशा जो है वह संबंध बना करके रखता है। भूगोल भी जो है वह अनेक सामाजिक विषयों से क्या करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है, सारी चीज़ों को, और उसका संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है और हमें यह बताता है कि ये चीज़ जो है यहाँ पे हुआ, ये चीज़ होने वाला है, ये हमारा आंकड़ा है, ये ऐसे होगा। सारी चीज़ यानी अलग अलग विषयों से यह जो है वह सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उसका संश्लेषण करके हमें एक संपूर्ण जो है वह जानकारी देने की कोशिश करती है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानताएं पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इसको क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वह क्यों माना गया, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग अगर चले जाएं तो विभिन्नताएं जो है वह हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि भूगोल जो है वह क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है, यानी अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी जो है वह मिल पाती है। तो ये जो है कहना थोड़ा सा हमारे लिए तार्किक ही है। चलिए, अब इस प्रकार भूगोल को उस सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों को विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु इन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि की भिन्नता से संबंधित होती है। हम लोग अगर एक विभिन्नता की बात करें कि एक जगह का फसल जो है वह दूसरे प्रदेश से भिन्न है, तो यह भिन्न होने का कारण अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वहाँ जो है उस फसल के लायक मिट्टी नहीं होगी, उसके लायक जलवायु नहीं होगा, बाजार में उसकी मांगे नहीं होगी, तो ये सब सारा चीज़ जो है वह हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है सारा चीज़ वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सिर्फ भूगोल जो है वह एक चीज़ को नहीं देखता है कि फसल का स्वरूप जो है वह एक जगह से दूसरे जगह क्यों हो रहा है। इसके अंदर जितने सारे जुड़े हुए तथ्य हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ पे ये चीज़ ना हो करके यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, तो उससे जुड़े सारे तथ्यों का जो है वह अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। यानी भूगोल जो है इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग मिला करके और उसमें भूगोल को देखते हैं, यानी सह संबंध स्थापित करने का काम करता है। तो यह जो है एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंध के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्षण में देखने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जितने सारे जो सहसंबंध थे एक दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे स्थापित करता है, कैसे कैसे यह लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि जो है वह जागृत करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पूर्वानुमान और भविष्य के प्रक्षेपण को देखने में भी देखने की जो क्षमता है वह भी रखता है, यानी भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे अगर हम लोग मौसम संबंधी जानकारी की अगर बात करते हैं या फिर कहीं पे कुछ होने वाला है, जैसे कोई जलवायु परिवर्तन वगैरह, सारा चीज़ जो है वह भविष्य में ही हमें यह भविष्य की जानकारी देता है। जैसे कहीं पे तूफान अगर आने वाला है तो यह हमें बता देता है कि वहाँ पे तूफान आने वाला है। तो ये सब सारा चीज़ जो है वह भूगोल के अंतर्गत ही, यानी भूगोल को हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है पूर्वानुमान
और भविष्य के परिप्रेक्षण को देखने की क्षमता भी रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है दोस्तों, तो भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। भौतिक और मानवीय जो है वह दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं होती है, एक जगह रुकी हुई नहीं रहती है, बल्कि यह जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। मानव जो है इन सारी गतिविधियों को सारी अपनी गतिविधियों से इन सारी चीज़ों को परिवर्तन जो है वह हमेशा करते रहता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भौतिक तथा मानवीय ये दोनों प्रकार के भौगोलिक तत्व जो हैं वह एक जगह न रह करके बल्कि यह जो है हमेशा गत्यात्मक होते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि पहले जो है जिस प्रकार से आदिम मानव जो है वह डायरेक्टली पर्यावरण पर ही सीधे तौर पर निर्भर रहता था, लेकिन अब जो है हम लोगों ने जान लिया कि तकनीकी का उपयोग करना सीख लिया और तकनीकी से वो जो प्राकृतिक संसाधन था उसका उपयोग करना, उससे नई नई चीज़ें बनाना सीख लिया। तो इस प्रकार जो है वह प्रकृति तथा मानव एक दूसरे की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया का अध्ययन से संबंधित है। यानी अगर हम लोग प्रकृति पर रह रहे हैं तो इस प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, तो मानव जो है उसका भी अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। मानव जो है वह इस पृथ्वी पर रह रहा है, तो मानव और प्रकृति दोनों का अंतर संबंध जो है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग अच्छे तरीके से किया जा सके। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा यह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मानव प्रकृति का एक अंगीभूत भाग है। मानव के बिना ये प्रकृति जो है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। क्या करता है दोस्तों? अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को भी प्रभावित करती है। प्रकृति जो है वह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो मानव जीवन जो है वो भी प्रभावित होगा। बहुत सारा चीज़ है, तो प्रकृति जो है वह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर भी देखी जा सकती है। और अगर यह प्रभाव जो है हम लोगों को देखना है तो उसके वस्त्र पर, उसके आवास पर, व्यवसाय पर, उसके जो रहन सहन है, सारी चीज़ों पर हम लोग देख सकते हैं। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। मानव जो है वह प्रकृति के साथ समझौता कैसे किया? अनुकूलन, यानी जिस ढंग से प्रकृति जो है वह हमें ढालना चाहती है वही उसी ढंग से हम लोग जो है वह ढल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। जैसे गर्मी का दिन आ गया तो हम लोग जो है वह उसी ढंग से ढल जाएंगे। गर्मी के दिनों में हम लोग जो है वह धूप से बचने की कोशिश करते हैं, उसके अनुरूप ढलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मौसम का परिवर्तन हम लोग कर दें, तो वो जो है उसके साथ हम लोग अनुकूलन बनाते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। अथवा अगर हम लोग नहीं कर पाए तो आप परिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। जैसे आजकल आप लोग सुने होंगे कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा क्या होती है दोस्तों? तो उसमें कृत्रिम रूप से बादल बनाया जाता है और वर्षा किया जाता है। तो एक रूप से बोला गया कि मानव जो है वह प्रकृति के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है समझौता, तो मानव जो है वह उसको चेंज कर देता है, आप परिवर्तन कर देता है। जैसे अभी बादल का एग्जाम्पल लिए कि कृत्रिम बादल जो है उससे अगर बारिश नहीं हो रहा है कहीं पे तो हम लोग वर्षा करवा सकते हैं, हो सकता है। अगर प्रकृति जो है बहुत बड़ा पहाड़ बना दी है और उस पहाड़ के बीचों बीच से हमें एक रास्ता ले जाना है, एक बस्ती से दूसरे बस्ती जाना है, तो उसके साथ हम लोग अनुकूलन अगर नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो उसका मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। उसमें उसको काट करके क्या बनाना चाहेंगे? रास्ता बनाना चाहेंगे। तो सीधा अगर यहाँ पे बोलना है तो मानव जो है प्रकृति के साथ या तो समझौता करता है, और समझौता अगर नहीं कर पाया, अनुकूलन नहीं कर पाया, तो फिर क्या कर देता है? उसे परिवर्तित करने की कोशिश करता है, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था को पार कर चुका है, कि हमारा जो समाज है वह आदिम नहीं रहा। हम लोग जो है वह अब वर्तमान समाज के एक हिस्सा हैं,
उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन जो है वह कर लिया है। मानव जो है वह क्या किया है, तो प्रकृति के साथ जो है वह समायोजन स्थापित किया है और समायोजन स्थापित करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार जो है, परिवर्धन जो है वह आसानी पूर्वक से कर रहा है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। मानव जो है भौतिक पर्यावरण जो है पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। यानी पर्यावरण जो है वह जिस प्रकार से हमें परिवर्तित करना चाहती थी, जिस बंधन में हमें बांधी हुई थी, उस बंधन से अब हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गया है कि हम जो है वह सक्षम हो गए हैं। पहले अगर हमारे पास फसल करने के लिए बारिश नहीं होती थी तो फिर हमारा फसल जो था वह नहीं हो पाता था, धरती जो थी वह बिना फसल की रह जाती थी, अकाल पड़ जाता था। लेकिन अब क्या होता है, तो उसके जगह पे हम लोग जो है वह सिंचाई करने का साधन जो है ढूंढ लिए हैं। यानी अगर प्रकृति के न भी किसी काम को करना चाह रही है, न चाह रही है, फिर भी मनुष्य जो है वह उस काम को कर ले रहा है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश के प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं का पूर्ण करने को अवसर दिया। तकनीकी ने क्या किया हमारे साथ, तो जो कठिन काम थे उसको आसान बना दिया, बहुत सारी मशीनें आई, श्रम की क्षमता बढ़ गया। यानी जिस काम को हम लोग एक दिन में करते थे उस काम को 1 घंटे में कर ले रहे हैं। तो ये सब सारा चीज जो है वह हमारी मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारा तकनीक है, वह हमारी आवश्यकताओं को, मतलब जितनी सारी आवश्यकताएं हैं, उच्च से उच्च आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने की कोशिश की है। उसने उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि की है। उत्पादन, कोई भी अगर कहीं पे किसी फैक्ट्री वगैरह में उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, कृषि का ही अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई सब्जी का ही उत्पादन कर रहे हैं, तो उसका पैमाना जो है बढ़ा है। श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। श्रम यानी हम लोगों को काम भी मिला है, रोजगार भी मिला है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। एक कवि जो है वह भौतिक वातावरण और मानव का जो अन्योन्य क्रिया है, उस भौतिक वातावरण पर, उस प्राकृतिक संसाधन पर, उस प्रकृति पर जो किस प्रकार से काम करता है, उसके बीच जो बातचीत है उसको एक कविता के माध्यम से दिखाया गया है। आइए शुरू करते हैं, कविता क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। बता रहे हैं कवि, प्रकृति जो है वह मिट्टी दी हमें, मिट्टी बनाई, और मैंने उस मिट्टी से क्या बना दिया, कप बना दिया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बना लिया। आपने रात बनाया और मैंने उस रात को उजाला करने के लिए क्या बना दिया, दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। आपने अलग अलग प्रकार के भूभाग बनाए, कहीं पहाड़ बनाया, कहीं पे बंजर भूमि बनाई, कहीं पे मरुस्थल बनाया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, तो उसके अनुरूप उसमें उगने वाले फसलों का निर्माण किया, उसमें फूलों की क्यारी बनाई, बाग बगीचा बनाया। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। और ये जो मानव है वह बताता है कि अब हम जो है वह सृजनात्मक ढंग से, एक नए ढंग से जो है वह क्या करते हैं, प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकताओं की आवश्यकता से तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग में नई संभावनाओं का सृजन किया। और ये जो है नई संभावनाएं हमें कहाँ से मिल पाई, तो तकनीकी की सहायता से। मानव जो है, मानव अपनी आवश्यकताओं को उस अवस्था से पूर्ण करने की कोशिश की, उस तकनीक के माध्यम से जो है सारा चीज पूर्ण करने की कोशिश की, और जो प्रकृति का बंधन था उससे भी स्वतंत्रता पाली। और इसके जो है इसमें अभी भी अग्रसर है। डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से हमें सफलता मिल ही गई है, पूर्ण रूप से हम आज़ाद हो ही गए हैं, नहीं। बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हैं, उसको भी अध्ययन करेंगे हम लोग, कि प्रकृति जो है जिस रूप से हमें चाहती है उसी रूप में अभी भी हम लोग हैं। हम लोग उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ मायने में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर पृथ्वी ठान ले कि हम लोग जो है वह पृथ्वी ठान ले कि भूकंप यहाँ पे ला दें,
तो क्या हम लोग उस भूकंप से बच सकते हैं, रोक सकते हैं? बच सकते हैं, लेकिन उसको आने से रोक नहीं सकते हैं। अगर प्रकृति चाह ले कि हमें एक बहुत भयानक सी सुनामी लानी है, तो सुनामी से हम लोग बचने का उपाय ढूंढते हैं, बल्कि सुनामी को हम लोग रोकने का उपाय नहीं ढूंढ पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि प्रकृति जो है वह जिस ढंग से हमें चाहती है, उसी ढंग से हम लोगों को उसके साथ समायोजन भी स्थापित करना पड़ता है, और बहुत मायने में हम लोग जो है वह समायोजन स्थापित न करके उसको सीधा परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में ये जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें, देख सकें और समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।